विंड्स ऑफ चेंज मेरे यूट्यूब चैनल पर आज आप सब लोगों का स्वागत है। जोहार। मैंने पहले अपने कई वीडियोस में कहा कि मेरा ध्यान झारखंड के छात्रों को ध्यान में रखना है और जेपीएससी या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जो हमारे प्रदेश में ली जा रही है या ली जाने वाली है उसको ध्यान में रखना है। मैं चाहता हूं कि आप भी सिलेबस पर ध्यान रखें, इसलिए कि कहीं न कहीं अपना एक दायरा, एक लक्ष्मण रेखा कायम करना बहुत जरूरी है। पूरी जिंदगी पड़ी है ज्ञान अर्जित करने के लिए, ज्ञान अर्जित करना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन अभी की आवश्यकता हमारा है सिलेबस को कवर करना। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्राचीन भारत का इतिहास। हम ये जानते हैं भली बात कि भारतीय प्रायद्वीप भौगोलिक एकता को दर्शाता है। तीन तरफ हम समुद्र से घिरे हैं, एक तरफ विशाल हिमालय रेंज है जो हमको बड़े सारे कष्टों से बचाता है। हाँ, उसमें एक गेटवे ऑफ इंडिया भी है जिसे हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से जानते हैं, जहां से प्राचीन काल में व्यापार भी होता था और जहां से आसपास के क्षेत्रों से आक्रमणकारी राजा भी आते थे और उन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य भी स्थापित किया था। ऐसा नहीं है कि आस पड़ोस के लोगों ने हमारे यहाँ आकर के अपना साम्राज्य स्थापित किया या हमारे भूभाग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। हमने भी कई बार दूर दराज इलाकों तक जाकर के उसी रास्ते से, उसी वे ऑफ इंडिया से हम बाहर गए। हमने अफगानिस्तान तक पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। ये प्राचीन भारत में भी हुआ और ये उसके बाद भी होता रहा और अंग्रेजों के समय तक, जब तक कि हमारा कोई देश का क्षेत्रफल सुनिश्चित नहीं हुआ, कोई बाउंड्री नहीं बनी, तब तक होता रहा। भौगोलिक एकता की जहां तक बात है, हम इन्हीं सुरक्षा कवचों के कारण खुद को देवभूमि मानते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ अध्यात्म का जो विकास हुआ वो अद्भुत था। और तीसरा, हम अपने देश में एक सांस्कृतिक समन्वय, एक सांस्कृतिक संबंध ये भी देखते हैं जो हमारी एकता का बहुत बड़ा प्रमाण है। अगर राजनीतिक एकता की बात करें तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक एकता के सूत्र में भारत कभी अपने आप को नहीं रख पाया। हम देखते हैं कि भौगोलिक एकता ने हमें सांस्कृतिक एकता, एक देश होने का पहचान और राजनीतिक एकता भी समय समय पर प्रदान किया। अशोक के काल में अगर हम चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनका शासन अफगानिस्तान तक फैला हुआ था और इस बात के पुख्ते सबूत उनके शिलालेख से मिलता है। दूसरा, फिर समुद्रगुप्त ने एक बड़ा साम्राज्य कायम किया। फिर उसके बाद पुलकेशिन ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। ये सही है कि हर्षवर्धन को हराकर उन्होंने पूरा भारत में कम से कम, जिसको हम केंद्रीय भारत कहते हैं, उस पर अपना राज्य स्थापित किया। यानी हम भौगोलिक तौर पर, प्रकृति के द्वारा, सांस्कृतिक तौर पर हम अपने विचारों के विशाल होने, अपने हृदय के विशाल होने के कारण और राजनीतिक एकता हमने अपने पराक्रम से हासिल किया। भारत विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं का देश रहा है। हमारे
देश में आर्यों के या इंडो आर्यन थे, जो ईरानी जिनको कहा जाता है, उनके वर्चस्व या आगमन से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जनजातीय समुदाय खास तौर पर ईस्ट की तरफ काफी बड़ी संख्या में पाए जाते। उनकी अपनी भाषा थी, अपने रीति रिवाज थे, उनके अपने धार्मिक सोच भी थी, और एक बड़ा ही सरल जीवन भी था, जो आज के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बड़े सारे गुणों से परिपूर्ण था। हमें विकास को अगर कंक्रीट के जंगल के साथ मिलाकर देखेंगे तो आपको लग सकता है कि वो बड़े पिछड़े इलाके थे, लेकिन ऐसा नहीं। विकास सिर्फ कंक्रीट के जंगल का नाम नहीं है। फिर हम देखते हैं कि भारत एक विभिन्न भाषाओं का देश। अशोक के शिलालेख प्राकृत में लिखे गए। दक्षिण में संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखी गई। फिर जब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मुंडा भाषा बहुत प्रचलित था, और उसके भी अंश हमें वैदिक साहित्य में मिलते हैं। वैदिक साहित्य में तमिल, मुंडा और अन्य भाषाओं, प्राकृत भाषाओं का मिलना इस बात को साबित करता है कि हमारी एक सांस्कृतिक एकता थी। ये सही है कि भारत विभिन्न धर्मों का भी देश रहा। प्राचीन काल में भी हम हिंदू या वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म, इसके नाम पर जिस धर्म को समझते हैं वो भी विद्यमान था। जैन धर्म की भी उत्पत्ति हुई और बौद्ध धर्म की भी उत्पत्ति हुई, और जितने जनजातीय समूह थे उनके भी अपने धार्मिक विचार थे। लेकिन जब हम विस्तृत भारत को देखते हैं, देवभूमि को देखते हैं, तब हमें लगता है कि हम एक दूसरे के साथ कितना अच्छा संबंध बनाए हुए थे, कि हम उनकी संस्कृति से कुछ पाते थे, कुछ अपनी संस्कृति से उनको कुछ देते थे। ये सही है कि हमने राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़े बड़े साम्राज्य बनाने के सपने नहीं देखे, इसलिए कि भारत के लोग बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका धर्म में रुचि बहुत था, अध्यात्म में रुचि बहुत था। इसके कारण राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से हम बहुत बलवान अपने को साबित नहीं कर पाए। हालांकि बल का ये अर्थ एक कदापि नहीं है कि आपने कितने बड़े साम्राज्य बनाए। अशोक का जो आज नाम है वो युद्ध की वजह से नहीं उतना है जितना कि उसके धम्म की वजह से। अशोक ने विदेश नीति जो अपनाया था उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख उन्होंने शिलान्यास में किया था कि किसी को भी हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम आपका कल्याण करेंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जिसकी वजह से उनका प्रभाव अफगानिस्तान तक रहा, और उसके बाद समुद्रगुप्त ने भी पराक्रम से बड़ा सा साम्राज्य बनाया, और लगातार ये क्रम थोड़ा बहुत कम, थोड़ा बहुत ज्यादा चलता रहा, जो मध्यकाल से लेकर के आधुनिक भारत तक रहा। हम सिर्फ एक ही बात पर ध्यान देते हैं कि हमारा राजनीतिक उपलब्धियां क्या हैं। हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि भौगोलिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां हमारी किसी भी अन्य सभ्यता और संस्कृति से बहुत उन्नत रहा, और हम विविधता में एकता को हमेशा सम्मान देते रहे। जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ आक्रमण हुए
ईरान जो बगल में पड़ोस में है, बहुत दूर नहीं था हमसे। अफगानिस्तान के साइड से तुर्क लोग भी बहुत दूर नहीं थे, मध्य एशिया से आते थे ये लोग। चीन के तरफ से भी बहुत सारे लोग आए और उन्होंने हमारे देश में अपना साम्राज्य, पूरे देश में नहीं लेकिन कुछ पोर्शन पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। उस वक्त कोई बाउंड्री तो थी नहीं, ताकत के बल पर साम्राज्य बनाए जाते थे। हमने भी जिन लोगों ने बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए उनको सम्राट की उपाधि दिया। राजा भी थे और सम्राट भी थे। समुद्रगुप्त, उससे पहले अशोक, उसके बाद समुद्रगुप्त और उसके बाद पुलकेशी, ये तीन नाम ऐसे हैं जिन्होंने पूरे संपूर्ण भारत को कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाए तो राजनीतिक एकता यहां स्थापित किया। हमें इस बात पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि एक संस्कृति ने दूसरे संस्कृति को नुकसान भारत में नहीं पहुंचाया। एक संस्कृति ने दूसरे संस्कृति को कुछ विकसित ही किया, इसलिए कि हमारा सद्भाव, हमारी आध्यात्मिक सोच हमेशा हमको एक सही रास्ते पर लेकर चलती रही। उस वक्त राजा अगर किसी भूभाग को जीतते भी थे तो हमारे यहाँ के राजाओं ने कभी मंगोलों की तरह नरसंहार नहीं किया। आक्रमणों से बचने के लिए इसीलिए हमारे पास प्राकृतिक संसाधन थे, प्रकृति का उपहार था, लेकिन व्यापार वगैरह ये हमारा अंदर चलता रहता था। और कभी कभी कोई शासक भी आसपास का हम पर आकर आक्रमण करके अपने क्षेत्र में उसको मिलाता था। इसलिए मेरा अपना सुझाव ये है कि तथ्यों की विवेचना करने से अच्छा है कि आप जो स्थापित इतिहास है उस पर ध्यान दें, कम से कम परीक्षा के लिए। उसके बाद जितनी भी विद्वता की बात होगी वो उसके बाद भी हो सकती है। एक बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए, प्रिसाइज आंसर होना चाहिए, टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, और उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अलॉटेड समय में, जो समय आपको दिया जाता है परीक्षा के लिए, उस समय में आप सारे आंसर अगर आपको आते हों, एक दो को छोड़कर, आप पूरा करें। दूसरी चीज कि हमेशा आवश्यकता आधारित स्टडी होनी चाहिए। मैंने कहा रिसर्च करने के लिए बहुत सारे लोग एक एक किताब लिखने में 10-10 लगा देते हैं। आपके पास उतना समय नहीं है। आपको ये काम 365 दिन के अंदर करना है या उसके आधे समय में करना है। इसलिए अपने को पूरी तरह से नियंत्रित रखें, पढ़ाई को भी अपने पूरी तरह से नियंत्रित रखें। एक बार नौकरी मिल गई, आपने किसी प्रतियोगिता परीक्षा को क्रैक कर लिया, तो फिर आपके पास बहुत सारे समय होंगे, बड़े सारे संसाधन भी होंगे, बड़ी सारी लाइब्रेरी तक आपकी पहुंच भी होगी और बहुत सारी किताबों को खरीदने की क्षमता भी आपकी होगी। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप इस शौक को हमेशा कायम रख सकते हैं, लेकिन अभी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अभी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी और साथ में मेंस की तैयारी, ये दोनों साथ साथ चलता रहना चाहिए। एक दूसरे को वो सहायता देगा, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि आप किसी को दोनों में से नेग्लेक्ट ना करें।
इसलिए कि प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद उतना समय नहीं मिल पाएगा आपको कि आप नीट की परीक्षा की तैयारी कर सकें। इसलिए आप इतिहास या राजनीति शास्त्र या ज्योग्राफी या जो भी सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स या मिसलेनियस कई टॉपिक्स हैं, मैं एक एक करके उन सब्जेक्टों से अलग, जिन सब्जेक्टों पर आपने स्कूल कॉलेज में कम पढ़ा होगा या पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, हम उन पर ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन एक बात, प्राचीन भारत पर हम पूरी तरह से या भारत के इतिहास पर शॉर्ट में, बहुत कम शब्दों में आपको एक ब्रीफ करते चलेंगे, ताकि आप आगे किताब से उसको दृढ़ रूप से जान सकें और ये देख सकें कि आपको इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज मैंने बार बार कहा, लेस बुक एंड मोर रीडिंग एंड कंटिन्यूअस रीडिंग। समय जितना भी जिस दिन मिल जाए आप जरूर पढ़ें। घंटा भर मिले तो भी पढ़ें, 5 घंटे मिल जाए और अच्छी बात है, 8 घंटे पढ़ सकते हैं और अच्छी बात है। लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि बहुत बिजी डे में जब आपको बहुत सारे एंगेजमेंट हों, फिर भी आप घंटा आधा घंटा पढ़ाई के लिए निकालें, चाहे एक छोटा सा टॉपिक ही क्यों ना पढ़ें। पेपर हर दिन पढ़ें, करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए, और कुछ ना कुछ ज्ञान में वृद्धि हो, सिलेबस कुछ ना कुछ कवर हो, हर दिन इसका ध्यान रखें। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज का ये सेशन मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद।